एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे यहाँ पे लैंड टेन्योर सिस्टम। यहाँ पे ये यूनिट 3 है बीबीए का, थर्ड सेमेस्टर का। इसमें लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड रिफॉर्म सिस्टम, काफ़ी सारे जो है इसमें हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, तो आप चलिए इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, लैंड टेन्योर सिस्टम क्या होता है। लैंड टेन्योर सिस्टम होता है आपका एक तरीके से जमींदारी सिस्टम। आपको पता है जमींदारी सिस्टम क्या था। जमींदारी सिस्टम देखिए, पहले के समय जो में जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट होती थी, तो उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जो भी लैंड होल्डर्स थे, बड़े बड़े जो भी जमींदार थे, जो भी लैंड होल्डर्स थे, उनसे क्या कहती थी कि आप अपनी खेती जो है वो फार्मर्स से करवाइए। उसके बाद उसका कुछ जो खेती होता है उसका कुछ परसेंट हमें दीजिए, कुछ परसेंट अपने रखिए, और जो बचा कुछ थोड़ा सा परसेंट रहता था वो फार्मर्स को दिया जाता था। मतलब कि कहने का मतलब ये होता था कि जैसे जो भी फार्मर्स थे कड़ी मेहनत करके फसल उगाते थे, सारा काम करते थे, तो सिर्फ उनको इतना दिया जाता था कि वो सिर्फ जिंदा रह सके, सिर्फ थोड़ा बहुत खाने पीने तक का। तो ये लैंड टेन्योर सिस्टम में यही था कि फार्मर्स को थोड़ा बहुत दिया जाता था, बहुत कम, कि वो किसी तरह जिंदा रहे। और जो जमींदार था, मतलब जिसकी ज़मीन थी, उसको थोड़ा मिलता था, उसको थोड़ा ज़्यादा मिलता था। और सबसे ज़्यादा जो उसका पार्ट रहता था, सबसे ज़्यादा जो मतलब फसल को बेच के जो पैसा आता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। तो लैंड टेन्योर सिस्टम एक टेनेंट सिस्टम था, मतलब रेंट पे दे देते थे ये एग्रीकल्चर उनको, फार्मर्स को खेती करने के लिए। उसके खेती करके वो जो भी प्रोडक्शन होता था उसको बेच के वो सारा पैसा जमींदार को दे देते थे। जमींदार कुछ पैसा अपने रखता था, कुछ पैसा देता था, थोड़ा बहुत पैसा देता था फार्मर्स को, और बाकी सारा पैसा गवर्नमेंट को दे देता था। और अगर नहीं देता था तो फिर गवर्नमेंट उन पे जो है अपनी रूल्स लगाती थी, उनको मारती थी, पीटती थी, तो यही सब करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद है हमारा लैंड रिफॉर्म सिस्टम। लैंड रिफॉर्म सिस्टम में क्या था कि देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन लाए कि लैंड रिफॉर्म सिस्टम करके एक रूल लाया, रेगुलेशन लाया। इसमें क्या हुआ कि सब राइट ओनरशिप ऑफ लैंड, सबको एक इक्वल राइट ओनरशिप मिलनी चाहिए ज़मीन की। सबके पास इक्वल ज़मीन रहना चाहिए, जिसकी ज़मीन जितनी है उसको उतनी ज़मीन मिलनी चाहिए। इस सिस्टम में था। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट के बाद आया। इसमें लिखा है, इन द फॉलोइंग लेसन यू विल कम अक्रॉस डिटेल डिस्कस एंड हैंड रिफॉर्म सिस्टम। लैंड रिफॉर्म सिस्टम का देखिए, आपको मतलब बता दूं एक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक मिनट। हाँ, तो लैंड रिफॉर्म सिस्टम का आप मीनिंग तो समझ ही गए होंगे। लैंड रिफॉर्म सिस्टम का मतलब ये हो गया कि मतलब गवर्नमेंट इक्वल राइट देती है, इक्वल ओनरशिप देती है, जिसकी ज़मीन जहाँ रहती है उसको उसकी ज़मीन प्रोवाइड कराती है लैंड रिफॉर्म सिस्टम में। इससे क्या होता है कि हमारी जो कंट्री का इकोनॉमी होता है वो भी डेवलप होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और लेबर्स जो है वो काफ़ी हद तक मतलब हैप्पी हो जाते हैं और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो ये कुछ सारे इसके जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एडवांटेज है। और उसके बाद देखिए, लैंड रिफॉर्म सिस्टम में यहाँ पे लैंड रिफॉर्म सिस्टम का कुछ डेफिनेशन है। लैंड रिफॉर्म सिस्टम इन इंडिया इंक्लूड एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट टेंडेंसी रिफॉर्म होल्डिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ होल्डिंग पर फैमिली एंड डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस लैंड अमंग लैंडलेस पीपल। जो भी लैंडलेस पीपल होते हैं उनको भी कुछ ज़मीन दी गई आफ्टर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे ऐसा रूल आया लैंड रिफॉर्म सिस्टम। तो देखिए, यहाँ पे जो है लैंड टेन्योर सिस्टम और लैंड रिफॉर्म सिस्टम एक बार फिर से समझ लेते हैं। लैंड टेन्योर सिस्टम ये ब्रिटिश के टाइम पे था। इसमें क्या था, ब्रिटिश जो भी बड़े बड़े जमींदार थे उनसे कहती थी कि आप अपनी खेती, आप अपना ज़मीन जो है फार्मर्स को दीजिए, वो वहाँ पे खेती करें। खेती करने के बाद जो भी पैसा आता है उसमें से 60%, 65%, 70% आप उनको दीजिए, फिर 20% आप लीजिए, और 10% या 5% उनको दीजिए। ऐसे ऐसे डिवाइड करते थे वो। और एक उस टाइम पे वो बना देते थे, क्राइटेरिया बना देते थे कि इतना हमको देना ही देना है। अगर नहीं देते थे तो फिर जमींदार को वो अपने तरीके से उनसे पैसा निकलवाते थे, उनको मारते थे, उनको पीटते थे। तो ये था जमींदारी सिस्टम और लैंड टेन्योर सिस्टम। उसके बाद था लैंड रिफॉर्म सिस्टम। लैंड रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब फिर से सब कुछ उसी तरीके से कर देना। इंडिपेंडेंट के बाद जब इंडिया अपनी आज़ाद हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल लाया जिसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म सिस्टम। ऐसा सिस्टम लाया, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सबको इक्वल राइट देती है, सबको ओनरशिप देती है ज़मीन की। जिनके पास ज़मीन नहीं होती है उनको भी थोड़ी बहुत ज़मीन देती है। हम्म। का?
ये मुझे कितनी सीटें बंद करना है? 3-4 से चार से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है लैंड रिफॉर्म सिस्टम के। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न टू एन ओवरऑल रिन्यूअल द लॉ स्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका था कि ओवरऑल जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि सबको एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिले इंडिया में, सबके पास इतनी ज़मीन हो कि वो खेती कर सकें। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें, दीज एक्ट एम्ड एट एन इक्वल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप वाज नॉट इन फ्यू हैंड्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप वाज इन फ्यू। देखिए इस एक्ट का एम यही था कि वो सबको इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर सके एग्रीकल्चर लैंड का, ताकि सारे लोग खेती कर सकें। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इन्फ्यूज इक्वलिटी इन सोसाइटी। एग्रीकल्चर देखिए तीसरा जो इसका मेन एम था लैंड रिफॉर्म सिस्टम का, कि लोग जो है एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है प्रोड्यूस कर सके, या फिर जो सीड्स होते हैं मतलब जो भी खेती करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको कर सकें। उसके बाद है यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का ये बहुत ही मेन पॉइंट है आपके जो है थर्ड यूनिट में। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब आपको पता होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन में होता क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद से पूरी इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बदल गई। इसमें क्या है देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्ट इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड बिटवीन द 1950 टिल 1960। ये 1950 से लेके 1960 के बीच में स्टार्ट हुआ था बाकी जगहों पे पूरे वर्ल्ड में। मेनी रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव एक्वायर अराउंड द वर्ल्ड। काफ़ी सारे रिसर्च, काफ़ी सारे ट्रांसफर्स इसमें टेक्नोलॉजी जो है लगाई गई, विच वेयर जनरेट टूवर्ड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी सारी रिसर्च किए गए, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। दिस ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट इन इंडिया स्टार्टेड विथ इंट्रोडक्शन इन पंजाब 1966। देखिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब में 1966 में स्टार्ट हुआ, बाकी जगहों पे 1950 टू 1960 के बीच में स्टार्ट हुआ। It was part of development program that was issued by Government of India along with international डोनर एजेंसी। देखिए ये क्या है, ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है जो प्रोग्राम इंडिया की गवर्नमेंट ने शुरू किया था इंटरनेशनल लेवल पे, एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर इनिशिएटिव ऑफ नॉर्मल रूरल। ये कौन है, ये स्वामीनाथ जो थे, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है स्टार्ट किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, मुकाम्बो स्वामीनाथ नाम था। बॉर्न 7 अगस्त 1925 7 अगस्त को बॉर्न हुए थे। India's economy was bit of life change in a big way due to the green revolution। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुई, इंडिया की इकोनॉमी की लाइफ जो है वो चेंज हो गई। द वीट क्रॉप गॉट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। देखिए जो वीट क्रॉप थे वो मैक्सिमम होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया में। बिटवीन 1967-1968 में क्या हुआ, द प्रोडक्शन ऑफ वीट क्रॉप ग्रो मोर देन 3 टाइम। देखिए पहले जितना होता था उससे 3 टाइम ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होने लगा 1967 और 1968 में। देयर वाज आल्सो एन ओवरऑल इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्पेशली फूड ग्रेन्स। वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया। दिस ग्रीन रेवोल्यूशन वाज देन एम्ड एट द ग्रीन रेवोल्यूशन आफ्टर 1967। द ओवरऑल इंक्रीज इन क्रूशियल प्रोडक्शन वाज डबल। देखिए कहने का मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ये 1950 टू 1960 के बीच में वर्ल्ड में आया था। 1966 में ये आया इंडिया में, पंजाब में। इसके आने से वजह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो गई, वो ऊपर की तरफ उसका ग्राफ जाने लगा। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगी, डेवलप होने लगी, और प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगी, मतलब काफ़ी सारी खेती होने लगी। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में यही था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी आई जिसका यूज करके इंडियन एग्रीकल्चर जो है और भी ज़्यादा बढ़िया से खेती करने लगी और प्रोडक्शन करने लगी। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं क्या है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रेंड कंपोजिशन एंड ग्रोथ। ट्रेंड कंपोजिशन का मतलब ये हो गया, जैसे ट्रेंड का मतलब आपको आज के मतलब में पता ही होगा, ऑनलाइन सब कुछ है तो आप लोग जानते होंगे ट्रेंडिंग क्या है, ट्रेंडिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि ग्रोथ कब हुई और कब ट्रेंडिंग में था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1901 से लेके 1901 से लेके 1947 तक जो भी फूड
मतलब जो भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का क्रॉप होता था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन उसका कम होता था। तो इसमें लिखा है अमंग द फूड क्रॉप एरिया अंडर वीट द हाईएस्ट ग्रोथ एंड फॉलो रेट राइस एंड पल्स इन दैट ऑर्डर। राइस पल्स के ऑर्डर में जैसे राइस हो गया, पल्स हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब जो है 1947 यानी कि 1950 के बाद, एक तरीके से 1950 कह लीजिए, इंडिपेंडेंट के बाद ये सब जो है ग्रोथ करना शुरू हो गया। और देखिए ये थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करता था, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ करना कब शुरू हुआ, जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने बता दिया आपको, आपकी टेक्नोलॉजी नई नई यूज होती थी, ये सारी चीज़ें यूज होती थी, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और ग्रो किया। तो कहने का मतलब 1966 में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद से हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर थी वो ग्रो करने लगी, वो ट्रेंड पे जाने लगी। इसमें पहला लिखा है राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन जो होता है जैसे राइस हो गया, और क्या कहते हैं आपका, एक मिनट, हाँ राइस हो गया, वीट हो गया, और पल्स हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे जो हैं, ये सारे जो है ये कैश क्रॉप्स हो गए, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन। और जो ये आपके फूड क्रॉप्स हो गए राइस, वीट और पल्स, ये सारे जो हैं आपके फूड क्रॉप्स हो गए। तो ये जो है इंक्रीज होने लगे, इनकी प्रोडक्शन जो है बढ़ने लगी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, तब ये ट्रेंड में आया था। तो देखिए इसमें पहला हो जाता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर का तो मतलब आपको पता ही है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखिए डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम कई सारे जो है चीज़ों को, कई सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन नॉट ओनली कंप्लीट द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। देखिए एग्रीकल्चर क्या करता था, सिर्फ अपनी फूड ग्रेन को ग्रो करने के लिए डिमांड नहीं करता था, ये इसका मेन मोटिव ये भी था कि ये लोगों की नीड को फुलफिल करे और डेवलप करे, ठीक है। इन रिसेंट ईयर द फार्मिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन डाइवर्सिफाइड टू प्रोड्यूस कॉमर्शियल एंड horticultural crops such as vegetable, spice, cash, area nut एंड कोकोनट एंड फ्लावर। देखिए देखिए कुछ समय पहले से, मतलब अभी जल्दी से ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सिर्फ एक चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी, वो डाइवर्सिफिकेशन मतलब कई सारी चीज़ों पे ध्यान देने लगी, कई सारी चीज़ों को जो है प्रोड्यूस करने के बारे में सोचने लगी। उसके बाद इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, ये सॉरी सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हेंस इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग ट्रेंड इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग अंडर लिबरलाइजेशन। देखिए इंडिया क्या करती है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ही बड़ी जो है इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से। उसके बाद है राइज इन फ्लोरोकल्चरल आउटपुट। Rise in floricultural output presently flower are grow in about 31,000 hectare and land। फ्लोरोकल्चरल मतलब फ्लावर जो भी आपके होते हैं उनका भी ग्रो होने लगा, वो भी राइज होने लगा, और उनका भी प्रोडक्शन जो है बढ़ गया। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री। तो चलिए देख लेते हैं कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब। कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जैसे आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे हैंडीक्राफ्ट चलती थी, काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो जो कि खुद हाथों से काम करती हैं, अपने किसी मशीनरी का यूज़ नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री कैन बी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, वेयर जॉब और स्केयर, जहाँ पे जॉब की कमी है, स्केयर मतलब कमी। इन इन डेवलपिंग कंट्री कॉटेज इंडस्ट्री आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ प्रोवर्टी। देखिए डेवलपिंग कंट्री में कॉटेज इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोवर्टी कम करने के लिए। इन एडवांस इकोनॉमिक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस हैंडलूम गुड दैट आर प्राइस फॉर द ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। देखिए कॉटेज इंडस्ट्री में जो हैंडलूम गुड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी प्राइस जो होती है काफ़ी कम होती है और काफ़ी इफेक्टिव होती है। देखिए कॉटेज इंडस्ट्री यही होती है जो आपकी हाथों से बनाई जाती है, जैसे इसका एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर दोज वेयर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस डिलीवरी आर कैरिड आउट अ मॉडलिस्ट स्केल। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस डिलीवरी जो होती है वो मॉडलिस्ट स्केल पे होती है। कॉटेज इंडस्ट्री एज टिपिकल एक्सट्रीमली स्मॉल बिजनेसेस दैट आर फाउंडेड इन होम्स और
अदर मॉडेस्ट स्ट्रक्चर। देखिए कॉटेज इंडस्ट्री काफ़ी स्मॉल होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। इसके बाद हम देखते हैं रोल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इंडिया में क्या रोल है। दे प्ले क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमिक बिकॉज दे आर द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोज हु लिव इन रूरल एरिया। जो भी रूरल एरिया में रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हमें हेल्प करती है। इसमें सेकंड हो जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू नेशनल इकोनॉमी बिकॉज दे प्रोड्यूस क्लोज टू 40% ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए 40% ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, तो ये इकोनॉमी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। स्मॉल स्केल बिजनेसेस सपोर्ट टू मेक इन इंडिया मूवमेंट विच इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड फॉर लोकली प्रोड्यूस गुड्स। देखिए लोकली प्रोड्यूस गुड मतलब कि लोकल गुड्स को प्रोड्यूस करके जो हमारी मतलब जो हमारी इंडिया का जो मूवमेंट है उसको करती रहती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। रूल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के रूल्स और इम्पोर्टेंट क्या होते हैं। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड बाय कॉटेज इंडस्ट्री अल्टीमेट रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। देखिए पॉवर्टी रिड्यूस करती है और ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करती है ये हमारी कॉटेज इंडस्ट्री। दिस इकोनॉमिक सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फॉर बैलेंसिंग रीजनल रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो इकोनॉमिक सेक्टर है इकोनॉमिक सेक्टर है ये आपका एक क्रूशियल बैलेंसिंग रीजनल रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्टर है। सिंस वुमेन प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट दिस बिजनेस मैन मैनेजिंग एंड वर्क लेवल। देखिए क्या होता है कि कॉटेज इंडस्ट्री में वुमेन्स जो भी हैं इजीली वर्क कर सकती हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, हाथों से जो भी चद्दर वद्दर बनाई जाती है और जो भी चीज़ हाथों से बनाई जाती है उसमें ज़्यादातर जो रोल रहता है वो वुमेन्स का ही रहता है। वो ज़्यादा जाके उन चीज़ों को जानती हैं, जैसे चद्दर बनाना, हाथों से चद्दर बनाना, तो वुमेन्स से ज़्यादा जो है हेल्प मिल सकती है कॉटेज इंडस्ट्री में। तो आपका ये यूनिट जो 3 है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। सॉरी थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, इसकी वजह से यहाँ पे जो वीडियो में थोड़ी दिक्कत होगी आपको, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। और आप सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।